बच्चों, आज हम लोग संचयन भाग 1 के प्रथम पाठ गिल्लू जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है उस पाठ के विषय में जानेंगे। महादेवी वर्मा का यह संस्मरण लिखा हुआ है। यह गिलहरी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके जीवन में एक गिलहरी आई और उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा और गिलहरी का जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इस पाठ को जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं को ले आए, जिसमें सर्वप्रथम गिल्लू की अचानक आई याद। एक दिन की बात है जब महादेवी वर्मा अपने घर में खिड़की के पास बैठी बाहर झांक रही थी, तभी दो कौवे आपस में छुआ-छुआल का खेल रहे थे। उनको देखकर महादेवी वर्मा को याद आया कि यह काकभुसुंडी एक ऐसा प्राणी है कि यह लोगों में सबसे ज्यादा आदरित और अनादरित माना जाता है। आदरित इसलिए क्योंकि पितृपक्ष में जब लोग अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं, उस समय लोगों का यह मानना है कि हमारे पितर कौवे के रूप में ही हमारे सम्मुख आते हैं और हमसे भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए उस दिन कौवे को पुचकार कर बुलाया जाता है। दूसरा, जब हमारे घर पर मेहमान के आने की सूचना दी जाती है तो वह कौवे ही हैं जो हमारे घर के मुंडे पर आकर काम करके हमारे मेहमान के आने की सूचना दिया करते हैं। अब आते हैं गिलहरी सावक का उपचार और पालन। इस प्रकार जब वह कौवे के अपने आपस में खेलने की दृश्य देख रहे थे, तभी जो है वे देखे कि वे कौवे किसी चीज पर जो है वह चोंच मार रहे थे। जब वह नजदीक जाकर देखे तो उन्हें दिख पड़ा कि एक गिलहरी के शावक के ऊपर चोंच मार रहे थे। तो कौवे को भगाकर गिलहरी के शावक को बचाया गया और उसके घाव को पेंसिलिन के मलहम लगाकर ठीक करने का प्रयास किया गया। लोगों का मानना था कि कौवे के चोंच लगे हुए जीव जो हैं वह बच नहीं सकते, लेकिन कई घंटों के उपचार के उपरांत गिलहरी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उनके मुंह में पानी के बूंद डाला जा सका। इस प्रकार महादेवी वर्मा गिलहरी को अपने घर पे रख लिए और दूसरे जीव जंतुओं से उन्हें बचाने के लिए वे अपने कमरे में ही उन्हें स्थान दिए। गिलहरी को उनके डस्टबिन बहुत पसंद आए और उसी को जो है वह अपना प्रथम बसेरा बना लिए। इसके पश्चात एक फूलदानी को जो है गिलहरी के रहने लायक स्थान बनाकर उन्हें ऊपर टांग दिया गया और उसके बाद से गिलहरी का वह बच्चा गिल्लू उसी में रहने लगा। अब चौथे बिंदु आते हैं लेखिका का ध्यान आकर्षित करना। जब भी लेखिका कॉलेज से वापस लौटती तो उस समय गिल्लू लेखिका के घर के पर्दे पर चढ़ जाती और वहां से अचानक जो है लेखिका के कंधे पर कूद पड़ती और फिर वहां से दौड़ती हुई वह पैर तक जाती, फिर पर्दे पर चढ़ जाती और इस प्रकार
वह तब तक करती रहती जब तक लेखिका उन्हें पकड़ न लेती। इस प्रकार लेखिका का वह ध्यान आकर्षित करती थी। अब पांचवा बिंदु आते हैं गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत। जब गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया तो बाहर की गिलहरियां चिक चिक करके न जाने उन्हें क्या कहने लगी। महादेवी वर्मा को उनकी बातें समझ में नहीं आ पा रही थी, लेकिन गिल्लू भी अनमने ढंग से उनकी ओर देखती जा रही थी। इस पर अंततः वह सोची कि गिल्लू बाहर जाना चाहते हैं और उन्होंने रोशनदान के जाली के एक कील को निकालकर उन्हें बाहर जाने के रास्ते दे दिए और इस प्रकार वह बाहर चली गई। और इसके बाद से जब भी लेखिका घर से बाहर जाती वह भी जाली से बाहर निकलकर अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करती और जब लेखिका फिर लौट कर आती तो वह भी उसी ओर से फिर घर पर वापस लौट आती। अब छठा बिंदु गिल्लू लेखिका को चौंकाने का प्रयास। लेखिका जब भी बगीचे में सोनजूही की लता से फूल तोड़ने जाती तो अचानक लेखिका के शरीर पर कूदकर उन्हें चौंका दिया करती थी। अब सातवां बिंदु लेखिका के साथ भोजन करना। लेखिका के जीवन में बहुत सारे जीव जंतु थे, लेकिन किसी भी जीव में इतने साहस नहीं थे कि वह लेखिका के साथ बैठकर भोजन कर सके, परंतु गिल्लू में से अलग थी। जब भी लेखिका भोजन करने बैठती वह कहीं भी हो वह दौड़ते हुए लेखिका के पास चली आती थी और लेखिका की थाली के भोजन की थाली में ही बैठकर भोजन करने लगती थी। बहुत सिखाने के बाद वह थाली के पास बैठकर भोजन करने लगी। उन्हें भोजन में काजू विशेष पसंद थे और इसीलिए 2-4 दिन अगर उन्हें काजू न मिले तो वह रूठ जाता था और फिर जब काजू मिल जाता तो वह फिर से भोजन करने लगती थी। 8वां बिंदु है गिल्लू की संवेदनशीलता। गिल्लू बड़ी ही संवेदनशील थी। एक बार जब लेखिका कार दुर्घटना में घायल हो गई तो उसके पश्चात वे कुछ दिनों तक अस्पताल में रही और उसके बाद वह घर पर आई। जब घर पर आई तो उस समय गिल्लू अपनी झूले से उतरकर लेखिका के सिरहाने चली आती और अपने कोमल कोमल पंजों से उनके बालों को सहलाया करती। जब भी किसी की आने की आहट मिलती तो वह फिर दौड़कर अपने झूले पर चली जाती। इस प्रकार जब भी लेखिका को छोड़कर वह चली जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका उन्हें छोड़कर चली गई। दूसरी घटना है जब गिल्लू की मृत्यु के पश्चात जब वह झूले को साफ करने गई तब उन्होंने देखी कि उनमें बहुत सारे काजू पड़े हुए थे। गिल्लू ने अपने पसंदीदा काजू को भी न खाई थी। इससे यह पता चला कि जब लेखिका से मिलने के लिए उनके मेहमान आते थे तो वे अपने साथ गिल्लू के लिए कुछ काजू ले आया करते थे, लेकिन उस समय गिल्लू दुखद अवस्था होने के कारण उन काजुओं को नहीं खाया करता। 9वां बिंदु है गिल्लू की जीवन की अंतिम पल, गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत। गिल्लू के जीवन में जब अंतिम पल आया उस समय वह सुबह से ही न कुछ खाया न पिया न घर से बाहर गया। रात्रि के दुखद वेदना आने पर वह लेखिका के पास बिस्तर पर आ गई और
उनके उसी उंगली को पकड़ ली जिसे वह पहले मरणासन्न स्थिति में पकड़ी थी। उनका शरीर पूरा ठंडा हो गया था। लेखिका उनके शरीर को गर्माहट देने के लिए अपने रूम हीटर चला दिए, लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी लेखिका गिल्लू को बचा नहीं पाई और सूर्योदय होते होते गिल्लू इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने के लिए चले गए। दूसरे और अंतिम बिंदु है सोमजूही की लता और गिल्लू की समाधि। जब गिल्लू का देहावसान हो गया तो लेखिका यह सोचकर कि गिल्लू फिर से पुनर्जन्म प्राप्त करेगी, उनके पसंदीदा फूल जूही के पेड़ पौधे के जड़ के पास उनकी समाधि बना दी गई, यह सोचकर कि किसी बसंती दिन या सोमजूही की कली बनकर खिलाएगी। यही था गिल्लू पाठ। धन्यवाद।